वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित इंस्पिरेशनल और फील गुड मूवी जिसका नाम है द राइड और ये 2018 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहां गोरे टीनेज लड़कों का एक गैंग हॉस्पिटल के ब्लैक अमेरिकन सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उससे मेडिसिन स्टोरेज रूम की चाबी चुरा लेते हैं। तो उनमें से एक छोटा लड़का उस रूम से कीमती मेडिसिन बैग में भरने लगता है और फिर वो सभी वहां से भाग निकलते हैं दोस्तों। तो आखिर में जो छोटा लड़का बैग उठाकर भाग रहा होता है ना, यही अपनी कहानी का हीरो, नाम है जॉन। अगले सीन में वो गैंग अपने अड्डे पे पहुंच जाती है। दरअसल ये लड़के इन मेडिसिन से नशीले पदार्थ बनाते हैं। इनके गैंग में आज ही जॉन ने ज्वाइन किया है और इस गैंग को ज्वाइन करने के लिए जॉन को मेडिसिन चुराने का टास्क दिया गया था। सो उसने वो काम बखूबी निभा दिया। इस वजह से होता ये है कि गैंग के बाकी लड़के उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम हमारी गैंग में शामिल हो, तुम हमारे मेंबर हो। लेकिन हमारे सभी मेंबर्स को कान के नीचे स्वास्तिक सिंबल का छाप लगाना पड़ जाता है। दरअसल दोस्तों, ये सभी बच्चे नियो नाजी परिवार यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजिज्म में विश्वास रखने वाले परिवारों से आते हैं। वो मानते हैं कि जर्मन जनजातीय समूह दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जे के लोग हैं और बाकी सब इनसे नीचे हैं। इस तरह के सिद्धांतों के बीच पले बड़े हैं ये बच्चे। हिटलर को अपना हीरो मानकर स्वास्तिक को अपने गैंग का सिंबल बना देते हैं। दरअसल दोस्तों, जॉन का बड़ा भाई लैरी है, पहले से इस गैंग का मेंबर है वो, और इस गैंग के दूसरे लड़कों की तरह वो भी खुद को ऊंचा समझकर काफी रौब दिखाता है। और जॉन को तो उसके भाई लैरी ने ही इस गैंग में ज्वाइन करने के लिए उकसाया था और वो भी अपने भाई की तरह दूसरों पे रौब जमाना शुरू कर देता है। मतलब वो भी चाहता है कि मैं भी ऐसा बनूं, इसीलिए उसने इस गैंग को ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि वो बहुत ही छोटा है और आखिर उसके कान के नीचे स्वास्तिक सिंबल छाप दिया जाता है। अगले सीन में जॉन के परिवार को दिखाते हैं। माँ और बाप दोनों ही ठीक नहीं है, हमेशा नशा करते हैं और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। तो एक दिन बाप शराब पीकर घर आता है और माँ को अंधाधुंध पीटने लग जाता है। अब जॉन रोकने की तो सोचता है अपने बाप को, लेकिन जो आदमी माँ को इतना पीट रहा है उसको छोटे लड़के को पीटने में क्या ही होगा, वो तो इसको भी पीट देगा ना। यही सोचकर जॉन एक चाकू ले जाकर अपने पिता पे वार कर देता है। पिता को तो चोट लगती है लेकिन घाव उतना गहरा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये बच्चा इतने गुस्से में है कि उसका बस चले तो बाप की जान ले ले, इसीलिए माँ तुरंत उसको रोक देती है और पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि इस लड़के ने अपने बाप पे चाकू क्यों खोपा। यहाँ पे दोस्तों शायद आपको लगेगा कि माँ उन्हें सच बता देगी कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है और मुझे बचाने के लिए ही मेरे बेटे ने उस पर वार किया, लेकिन नहीं, माँ तो उल्टा ये कहती है कि मेरा बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है, एक गैंग को ज्वाइन करके ये बहुत ही वायलेंट हो गया है, आप इसे बच्चों के रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवा दीजिए, ये सुधर जाएगा। और हाँ दोस्तों, फिर वो जॉन के भाई लैरी से भी पूछताछ करते हैं तो वो भी यही कहता है कि हाँ सर, मेरा भाई एक गैंग की संगत में पड़ गया है, इसीलिए ऐसा हो गया, ये इतना वायलेंट पहले नहीं था, इससे तो खुद हमारे परिवार की जान को खतरा है, इसको लेके जाइए। अब पुलिस वाले इन दोनों की बात का विश्वास करके जॉन को यंग लड़कों के रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं। जॉन बेचारा चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस घर जाना है। लेकिन उस संस्थान की इंचार्ज कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हें यहाँ पे भर्ती करवाया, जरूर उन्होंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा, कुछ दिन यहाँ पे रहो, फिर तुम्हारी माँ खुद आकर तुम्हें लेके जाएगी। जॉन बड़ी जिद करता है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन यहाँ पे उसकी एक नहीं चलने वाली थी। खैर वो हालात से समझौता करके यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। इस सेंटर में दोस्तों कई ब्लैक अमेरिकन लड़के भी हैं और आप तो जानते ही कि जॉन किस तरह की रेसिस्ट गैंग के साथ रहा। उसे गैंग में सिखाया गया था कि अपने समूह के अलावा बाकी सब नीचे हैं। तो इन ब्लैक अमेरिकन लड़कों को देखकर जॉन को बड़ी चिढ़न होती है। हालांकि इस तरह के भेदभाव को समझने की उसकी उम्र भी नहीं है वैसे तो, फिर भी उसे इनसे नफरत है। फिर जॉन को उसके कमरे में ले जाया जाता है जहाँ एक और लड़का है। तो वो जॉन को इस सेंटर के रूल्स के बारे में लेक्चर देने लग जाता है। तो जॉन गुस्से में ना उसको पीट देता है और बंकर बेड में ऊपर का बेड जॉन ले लेता है। जॉन के दिमाग में दोस्तों सिर्फ ये बातें चल रही है कि मेरी माँ और भाई ने मुझे यहाँ पे क्यों भिजवाया, उन्होंने मेरे लिए इतना बुरा क्यों किया। आगे जॉन की पढ़ाई भी यहीं पे होती है, लेकिन क्योंकि जॉन ने शुरू में उन ब्लैक अमेरिकन लड़कों को नफरत दिखाई थी तो अब तो वो बात बात पे जॉन को बुली करते हैं, मारते हैं। कुछ महीने के बाद सेंटर की इंचार्ज बड़े दुख के साथ जॉन को बताती कि तुम्हारी माँ बेटा अब नहीं रही, हद से ज्यादा नशीले पदार्थ का सेवन करने की वजह से उनकी जान चली गई। जॉन ये सुनकर एकदम से टूट जाता है क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ दिनों के बाद आकर मैं माँ से मिलूंगा या माँ मुझे मिलेगी, पर अब वो मर चुकी है। पिता तो जिंदा होकर भी ना होने के बराबर ही है, भाई का भी कोई ठिकाना नहीं, वो जरूर अब भी उसी गैंग के साथ होगा। तो जॉन के पास अब जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है दोस्तों। इसी सच्चाई को एक्सेप्ट करके बेचारा यहीं रहने लगता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं। इस सेंटर में लड़कों को मूवीज भी दिखाई जाती है। एक दिन एक ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी दिखाई जाती है जिसमें बच्चे BMX बाइक्स राइड करते हैं और देखते देखते आसमान में उड़ने लगते हैं। तो ये सीन जॉन के दिल में बस जाता है। उसको लगता है कि अगर मुझे ये BMX बाइक्स मिलती है तो मुझे भी इस तरह की आजादी मिल जाती, मैं भी उड़ पाता। इमोशंस के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके 7 साल के बाद दिखाते हैं कि जॉन करीब 17 या 18 साल का हो चुका है, लेकिन इतने साल के बाद भी ब्लैक अमेरिकन के लिए उसकी नफरत कम नहीं हुई दोस्तों, और उनका
का गैंग आज भी जॉन को बुली करना नहीं छोड़ता। तो एक दिन अचानक सेंटर की इंचार्ज जॉन को बुला भेजती है और बताती है उसको कि मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे एडॉप्शन का इंतजाम किया है। बहुत ही अच्छा कपल है वो, तुम्हारी अच्छी केयर करेंगे वो, और वैसे भी तुम्हारे बारे में इस सेंटर में सभी जानते हैं। इसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, सोचो। तो जॉन पहले अकड़ता है कि मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है और न ही मुझे पेरेंट्स चाहिए, लेकिन हाँ, वो अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके इस पिंजरे से आजादी चाहिए। इंचार्ज कहती है कि इतना भी खुश मत हो जाओ जॉन, 1 साल तक तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहा तभी वो तुम्हें परमानेंटली अडॉप्ट करेंगे, वरना तुम्हें वापस यहीं भेज देंगे वो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। तो अगले सीन में जॉन अपने कमरे में होता है और तब एक औरत दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वो अपना नाम मारियाना बताती है और जॉन से बहुत ही अच्छे से बात करती है। फिर मारियाना का पति आता है और वो जॉन को उसका परिचय देती है कि ये है मेरे पति एल्ड्रिक। अब एल्ड्रिक को देखकर जॉन का चेहरा एकदम से बदल जाता है, क्योंकि एल्ड्रिक एक ब्लैक अमेरिकन है और जॉन को तो आपको पता है दोस्तों, ब्लैक अमेरिकन के खिलाफ बहुत ही गंदी वाली फीलिंग्स है। उसका बस चले तो वो सपने में सभी ब्लैक अमेरिकन को मार डाले। खैर वैसे वो तैयार तो हो जाता है उनके साथ जाने के लिए। फिर वो जॉन के साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, लेकिन जॉन का एल्ड्रिक से पहला सवाल ये होता है कि आप कहाँ से हो, आप किस समूह को बिलोंग करते हो। एल्ड्रिक कहता है कि मैं कंटकी से हूँ। फिर जॉन उससे कई सवाल पूछता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो कैसे भी करके एल्ड्रिक के समूह का नाम जानना चाहता है बस, और उसके आधार पर उसको ताने मारने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन एल्ड्रिक भी जानता था दोस्तों कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में इस तरह की बातें फिट हो रखी होती है, इसलिए वो जो भी कहता है, मतलब जॉन जो भी कहता है उसकी बात का उतना बुरा नहीं मानता। मारियाना को भी ये सुनकर बुरा लगता है जब मतलब जॉन वैसी बातें करता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि बेचारा जॉन इसी माहौल में पला बड़ा है तो उसकी भी क्या गलती, क्या पता फ्यूचर में सुधर जाए। अब जॉन के हाथ में उसकी बनाई हुई एक ड्राइंग होती है। बहुत पूछने पर वो मारियाना को ड्राइंग दिखाता है, बहुत बढ़िया बनाई होती है। ये ओडेसे नाम की एक ग्रीक पौराणिक कथा का सीन है दोस्तों, जिसमें साइक्लोप्स नाम का डीमन ओडेसिस और उसके साथियों को एक गुफा में बंद कर देता है। उस गुफा से ओडेसिस किस तरह से कितनी शातिरी से बच निकला, यही है इस कहानी का सारांश। तो इस ड्राइंग के जरिए जॉन शायद ये दिखाना चाहता है कि वो खुद ओडेसिस है और ये रिहेबिलिटेशन सेंटर ही वो गुफा है जहाँ से उसे कैसे भी करके बाहर निकल जाना है। अब यहाँ पे एल्ड्रिक और मारियाना की बात करूँ तो दोनों बड़े इंटेलिजेंट है दोस्तों, और उन दोनों को जॉन भी बड़ा इंटेलिजेंट लड़का लगता है, तो वो उसको अडॉप्ट करने के लिए काफी उत्सुक हो जाते हैं। अगले सीन की बात है, वो जॉन को अपनी कार में घर लेकर जा रहे होते हैं। इतने साल के बाद बाहर की दुनिया को बड़े चाव से देखने लगता है। एल्ड्रिक की बात करूँ तो वो एक इंजीनियर है और मारियाना भी किसी बड़ी पोजीशन पे है, मतलब काफी धनी मालूम होते हैं ये लोग। घर भी काफी बड़ा होता है। यहाँ जॉन के लिए दोस्तों एक अलग कमरा भी दिया जाता है। जॉन के लिए नए कपड़े और शूज भी खरीदे जाते हैं। अब डिनर के दौरान दोनों ही जॉन से बड़े प्यार से बातें करते हैं। मारियाना कहती है कि कल से तुम स्कूल भी जा पाओगे बेटा, समझे क्या। तो एल्ड्रिक कहता है कि अगर यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें तुरंत बता देना, बिल्कुल भी संकोच मत करना। लेकिन यहाँ पे जॉन भी उन्हें एटीट्यूड दिखाता है, कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है बस। तो अगले दिन की बात है, जॉन नया ड्रेस और शूज पहनकर स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी मारियाना आ जाती है। कहती है कि वाह, इस नए ड्रेस में तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। फिर वो जॉन के कान के नीचे जो स्वास्तिक का घाव है उस पे प्लास्टर लगाती है, ताकि मतलब इसकी वजह से स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई बोले ना कि ये क्या चीज है। फिर दोनों जाते हैं जॉन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, लेकिन स्कूल के पास जाकर कार के रुकने से पहले जॉन झट से दरवाजा खोलकर नीचे उतरकर चला जाता है। दरअसल वो एल्ड्रिक के साथ कहीं पे दिखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन है ना, उसे शर्म आती कि वो एक ब्लैक अमेरिकन आदमी के घर पल रहा है। नए स्कूल का माहौल जॉन को उसके रिहेबिलिटेशन सेंटर से काफी अलग लगता है। तो वहाँ लड़के दोस्तों BMX बाइक से कई स्टंट करके अकड़ रहे होते हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे शेरी नाम की एक लड़की होती है जिसको देखते जॉन को बड़ी प्यारी लगती है, वो पसंद आ जाती है। बाइक पे स्टंट करते करते लड़के जॉन की रैगिंग भी करते हैं। जॉन यहाँ पे नया जो है इसीलिए। फिर सभी लोग क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ भी वो लड़का जॉन को बेवजह छेड़ने लग जाता है। तो जॉन गुस्से में उससे लड़ने चला जाता है। इतने में टीचर आ जाती है और उन्हें चुप कराकर बैठाती है। तब शेरी जॉन के पास वाली बेंच पे बैठ जाती है। वो जॉन को हिम्मत देती है कि देखो ये नए लड़कों के साथ ऐसे ही करते हैं यहाँ के बच्चे, इनको सीरियसली मत लेना। और फिर टीचर सभी से इतिहास से कोई सवाल पूछती है और कहती है कि इसके बारे में एक मूवी में जिक्र किया गया है, लेकिन किसी को उसका जवाब नहीं आता दोस्तों, ये भी दिक्कत है। लेकिन जॉन को जवाब पता है, इसीलिए पहले ही दिन आंसर देकर वो शो ऑफ नहीं करना चाहता। सोचता है बाद में बताऊंगा अपनी काबिलियत, लेकिन वो अपनी हथेली में जवाब लिखता है 300, मतलब 300 नाम की मूवी में उसका जवाब था। वो शायरी को अपनी हथेली दिखाता है और शायरी तुरंत समझ जाती है कि ये पक्का आंसर होगा, तो वो हाथ उठाकर सही जवाब देती है। टीचर उसकी बड़ी तारीफ करती है। इसके बाद तो जॉन और शायरी के बीच में बड़ी प्यारी सी दोस्ती हो जाती है। तो अचानक जॉन टीचर से पूछता है कि मुझे रेस्टरूम जाना है, वो भी अलाउ कर देती है। बाद में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सभी बाहर आ जाते हैं और तब शायरी देखती है कि वो लड़का जिसने जॉन को बुली किया था, उसका BMX बाइक जो कि काफी एक्सपेंसिव है,
वो टूटा पड़ा हुआ है, टायर कहीं है और साइकिल तो कहीं और पड़ा हुआ है। तब जॉन वहाँ पे आता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, मेरा मतलब तुम्हारी बाइक के साथ बुरा हुआ, अब तुम इससे स्टंट नहीं कर सकते, किसी बोरी में इसके पुर्जे समेट कर घर ले जाकर दफना दो, और हाँ, आइंदा मुझसे टक्कर मत लेना। ये कहकर जॉन चला जाता है। दरअसल दोस्तों, जॉन ने रेस्टरूम जाने के बहाने उस लड़के के BMX बाइक का ये हाल कर दिया था, लेकिन वो लड़का पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देता है और पुलिस वाले एल्ड्रिक के घर आकर वार्न करके जाते हैं। पर जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कमरे में बैठा मस्त अपनी ड्राइंग कर रहा होता है। एल्ड्रिक भी काफी सब्र से काम लेता है और उसे शांति से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन को तो जैसे एल्ड्रिक से बात ही नहीं करनी ना, वो तो उसको अपने से नीचे दर्जे का समझता है, बहुत एटीट्यूड दिखाता है। कहता है कि देखो, आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए, बढ़िया है, लेकिन क्यों लेकर आए? मैंने कहा था क्या? अगर मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए मुझे जहाँ मैं था। लेकिन अभी भी एल्ड्रिक शांति से कहता है कि देखो बेटा, अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ किया तो हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें सीधे पुलिस के पास लेके चले जाएंगे, बस कहकर वो चला जाता है। अगले दिन फिर वो जॉन को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, तो स्कूल के पास पहुंचते ही जॉन नीचे की ओर खिसक लेता है ताकि कोई ये ना देख पाए कि वो एक ब्लैक अमेरिकन के साथ रह रहा है, या कोई ये ना सोचे कि इसको तो ब्लैक आदमी ने अडॉप्ट किया हुआ है। इस कदर उसके दिमाग में ये काली चीजों के प्रति नफरत भरी हुई है, आई मीन रेसिज्म के प्रति। एल्ड्रिक भी कुछ नहीं कहता, लेकिन मारियाना से अब रहा नहीं जाता यार, कितनी बेइज्जती सहेगी अपने पति की वो। तो वो ऊंची आवाज में कहती, जॉन तुम अभी इसी वक्त सीधे होकर बैठोगे, समझे? और अगर तुम्हें मेरे पति के साथ गाड़ी में आने में इतनी शर्म आती है तो एक नंबर की बेवकूफ हो तुम, क्योंकि जो इंसान किसी के रंग रूप को देखकर उससे प्यार या नफरत करता है उसे बेवकूफी कहा जाता है। ये बात जॉन के मुंह पे तमाचे की तरह पड़ती है और वो चुपचाप सीधे बैठ जाता है। फिर वो स्कूल के आगे ठीक जाकर ड्रॉप करते हैं गाड़ी को, और जॉन जिस बात को शर्मनाक समझ रहा था उसी बात को एल्ड्रिक वहाँ खड़े सभी के सामने कहता है कि जॉन मेरा बेटा है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का ऑफिस कहाँ पे, बताइए जरा, मुझे भी मेंबर बनना है। तो मारियाना हंसती है, यार चुप हो जाओ प्लीज, आज के लिए इतना काफी है। अब लंच ब्रेक में जॉन कोई ड्राइंग बना रहा होता है, तब शेरी आकर उससे बातें करती है, पूछती है तुमने उन लड़कों का बाइक क्यों तोड़ा? खैर तुम ड्राइंग बड़ी बढ़िया बनाते हो। दोनों काफी देर बातें करते हैं। जॉन को उसके साथ बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों। फिर जॉन उन BMX बाइक राइडर्स को देख रहा होता है, वो उससे ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं जिसको देखकर जॉन को बचपन में रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखी हुई ET मूवी याद आ जाती है। BMX बाइक को इसी तरह राइड करने का उसका बड़ा मन था उस समय। और BMX बाइक के बारे में दोस्तों उसके पास एक मैगजीन भी होती है, उसको लेकर वो निकलता है। तो मारियाना उसे पिकअप करने आ जाती है, लेकिन वो सुबह मारियाना ने उसको जरा डांट दिया था ना, तो इसीलिए वो मारियाना के साथ कार में नहीं जाना चाहता और उसको अनदेखा करके दूसरी तरफ जाने लग जाता है। वहाँ पे BMX पार्क में लड़कों को स्टंट्स करते देखकर जॉन भी तरस जाता है कि यार मेरे पास कब आएगी ये बाइक और मैं कब करूंगा इस तरह की चीजें। मूड तो उसका खराब हो ही रखा है, तो ऐसे ही वो उदास होकर पैदल ही घर की तरफ चल देता है। और जब घर पे कोई नहीं होता तो वो हर चीज को टटोलता है कि कहीं से पैसे मिल जाएं तो धीरे धीरे पैसे जमा करके एक BMX बाइक खरीद लूं। यहाँ वहाँ से थोड़े बहुत पैसे चुरा भी लेता है वो। फिर वो जाता है एल्ड्रिक के कमरे में और वहाँ उसे पता चलता है कि एल्ड्रिक कोई मामूली इंजीनियर नहीं बल्कि एक रेसलिंग चैंपियन रह चुका है। वहाँ के टेबल ड्रॉर में पैसे नहीं होते, लेकिन एक न्यूज़पेपर कटिंग होता है जिससे पता चलता है कि एल्ड्रिक पर एक व्हाइट औरत को असॉल्ट करने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद उसका रेसलिंग खत्म हो गया, निकाल दिया गया उसको। इतने में मारियाना आ जाती है और पूछती कि स्कूल से तुमने मुझे अनदेखा क्यों कर दिया था और अकेले पैदल क्यों आ गए, और वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर जॉन एकदम चुपचाप चला जाता है, वहाँ से कोई जवाब नहीं देता। उस रात जॉन अपने कमरे में BMX मैगजीन को पढ़ रहा होता है। एल्ड्रिक उससे कुछ पूछता है लेकिन वो जवाब नहीं देता, जैसे कि उसके कान खराब हो चुके हों, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। एक पॉइंट पर एल्ड्रिक गुस्से में मैगजीन छीन लेता है कि पहले मुझसे बात करो। अब उसके अचानक ऐसा करने से जॉन थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि वो भले ही एल्ड्रिक को एटीट्यूड दिखाता है लेकिन बचपन में उसने अपने बाप के हाथों इतना अब्यूज सहा कि उसे दूसरों से प्यार नहीं नफरत ज्यादा होती है। इस बात को वैसे एल्ड्रिक भी समझ जाता है और वो शांत होकर पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये बताओ, क्यों तुम मुझे और मारियाना से ठीक से बात नहीं करते? तो जॉन सीधे कहता है कि आपने मुझे क्यों चुना, और वो भी इतने बड़े लड़के को? अगर आप चाहते तो एक छोटे बच्चे को गोद ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बाप को चाकू से मारा था, एक खराब गैंग के साथ था मैं, ऐसे लड़के को आप गोद क्यों लेना चाहते थे? तो एल्ड्रिक कहता है देखो, हर किसी को लाइफ में दूसरा चांस नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। बस इतना कहकर एल्ड्रिक चला जाता है। अब एल्ड्रिक उस मैगजीन को देखकर समझ जाता है कि जॉन BMX बाइक्स के बारे में पैशनेट है, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए अगले ही दिन वो जॉन के लिए एक एक्सपेंसिव BMX बाइक खरीद देता है। जॉन स्कूल के लिए निकलता है तो एल्ड्रिक कहता है आज से ना तुम्हें हमारे साथ कार में आने की जरूरत है और ना ही पैदल जाने की, तुम इस BMX बाइक में जहाँ चाहो जा सकते हो, कहकर वो बड़े प्यार से जॉन को बाइक गिफ्ट करता है। लेकिन एल्ड्रिक के प्रति जॉन का रवैया वही का वही है दोस्तों। कहता है कि एक बात बताइए, आपको क्या लगता है इस तरह की चीजें खरीद कर देने से मैं आपका बेटा बन जाऊंगा क्या? देखो, आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह वो अगेन कुछ रेसिस्ट बातें करने लग जाता है। आज दोस्तों एल्ड्रिक अपना आपा खो देता और कहता है कि अगर आइंदा ऐसी बातें की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। और जॉन कहता है मारना चाहते हो तो मारो मुझे, मैं बचपन से बहुत मार खा चुका हूँ, मार खाने का तो मैं जैसे शौकीन हूँ।
कहते कहते वो दोस्तों इमोशनल भी हो जाता है और अब एल्ड्रिक को उस पे तरस आ जाता है कि यार क्या करे इस बच्चे का। देखो, तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रखने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें लगा कि हम तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे, एक अच्छी राह दिखा पाएंगे, इसीलिए हम तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुम्हारी जो मर्जी वो करो, और अगर तुम यहाँ रहना ही नहीं चाहते तो वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो बेटा। कहकर वो कार लेकर निकल जाता है। जॉन आज स्कूल तो जाता है और उसे खुद भी एहसास होता है कि एल्ड्रिक तो सही कह रहा था, मुझे अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला है, फिर मैं उसे गंवाने पे क्यों तुला पड़ा हूँ। एल्ड्रिक और मारियाना तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मेरी भलाई के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा हूँ मैं। इस तरह वो खुद से बातें करता है। उस रात एल्ड्रिक अपने कमरे में काम कर रहा होता है। उसे बुरा भी लगता है यार कि सुबह मैंने जॉन से न जाने क्या क्या कह दिया। जैसा भी, आखिर एक यंग लड़का है जिसने लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हैं। तो एल्ड्रिक जॉन से माफी मांगने उसके कमरे में जाता है, लेकिन जॉन तो कमरे में है ही नहीं, बल्कि बाहर BMX बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तब एल्ड्रिक को पता चलता है कि जॉन को BMX बाइक तो क्या नॉर्मल साइकिल तक चलानी नहीं आती। एल्ड्रिक को थोड़ी हंसी भी आती है वैसे कि इसको तो साइकिल चलाना भी नहीं आता, ये BMX बाइक के सपने देख रहा था बताओ। पर अगले दिन एल्ड्रिक जॉन को साइकिल सिखाने के लिए एक पार्क में लेके जाता है, लेकिन अब भी जॉन का जो एटीट्यूड था ना ब्लैक आदमी के प्रति, वो वही रहता है। कहता है कि मैं काले आदमी से क्यों सीखूं। तो एल्ड्रिक कहता है, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मेरी चमड़ी काली है, लेकिन इसमें बुरा क्या है ये बताओ, मुझे बताओ जरा। या फिर तुम्हें सारे ब्लैक्स बुरे लगते हैं क्या? खैर, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे सीखने में शर्म आती है तो ठीक है, तुम किसी और गोरी चमड़ी वाले से सीख लेना या खुद ट्राई करके सीख जाना। लेकिन तब जॉन का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही सिखाइए। एल्ड्रिक तो बड़ा खुश होता है दोस्तों कि चलो ये सुधर गया। वो खुद साइकिल चलाता है तो जॉन पहले तो पैर नीचे रखकर चलाने की कोशिश करता है। जॉन को शर्म भी आती है कि अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, यार कितना बड़ा होकर इसको साइकिल चलाना तक नहीं आता। एल्ड्रिक कहता है कि दूसरे क्या सोचेंगे ये सोचना बंद करो और धीरे धीरे पैडल करने की कोशिश करो। शुरू में तो दिक्कत होती, लेकिन फिर जॉन सीख जाता है और बिना एल्ड्रिक की मदद से वो BMX बाइक चलाने में लग जाता है। लाइफ में पहली बार साइकिल चलाने का मजा कुछ और होता है दोस्तों। उसके लिए हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो एक तरह का कॉन्फिडेंस, आजादी महसूस होती है कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। जॉन को भी वही फील होता है, बहुत खुश होता है वो। दोनों बहुत फास्ट चलाते हैं और अब इनके बीच एक बढ़िया सी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर घर जाकर जॉन किचन में मारियाना की मदद भी करता है। मारियाना चौंक जाती है कि एक ही दिन में ऐसा क्या काया पलट गई। मतलब ये BMX बाइक जॉन के लिए एक खुशी का जरिया बन गया दोस्तों, और ये वो खुशी है जो उसे बचपन से नहीं मिली थी। तो रोज जॉन अपनी BMX बाइक में स्कूल जाता है, यहाँ वहाँ घूमकर अच्छे मूड में वापस घर भी आ जाता है। मस्त चलती है उसकी लाइफ, और अब एक BMX चैंपियन बनना जॉन का लक्ष्य बन चुका है दोस्तों। उसको पाने के लिए वो बहुत ही मेहनत करता है। मारियाना और एल्ड्रिक के साथ भी वो काफी क्लोज हो जाता है। दूसरी ओर शेरी के साथ वो डेट पे जाता है और दोनों के बीच हो जाता है प्यार। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। जॉन के उस खतरनाक एटीट्यूड का जैसे अब नामो निशान ही मिट चुका हो। वो सबसे बहुत ही अच्छे से बात करता है। अब दोस्तों ये एक सुखी परिवार बन चुका है। तो एक दिन जॉन और एल्ड्रिक BMX अरेना में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे एक गैंग होती है। ये असल में वही गैंग है जिसमें जॉन बचपन में मेंबर था। इस गैंग में जॉन का भाई लैरी भी होता है। वो जॉन से पूछता है कि तुम कैसे हो भाई, रिहेबिलिटेशन सेंटर से कब बाहर आए। लेकिन जॉन उससे ठीक से बात तक नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसे पता चला कि जॉन एक ब्लैक अमेरिकन का एडॉप्टेड बेटा है तो शायद वो एल्ड्रिक को कुछ कर देगा। मतलब लैरी कुछ कर देगा। इसीलिए वो एल्ड्रिक को लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लैरी सच समझ जाता है और अपनी गैंग के साथ मिलकर एल्ड्रिक को ब्लैक होने का ताना मारता है। एल्ड्रिक शांति से उनको निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनको घेर लेते हैं और बेवजह एल्ड्रिक पे अंधाधुंध हमला करते हैं। बुरी तरह मारकर जॉन का BMX बाइक चुरा कर भाग जाते हैं दोस्तों। अब क्या करें, अगले सीन में एल्ड्रिक हॉस्पिटल में होता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में। मारियाना तो बहुत रो रही होती है और जॉन बहुत ही गिल्टी फील करता है कि मेरी वजह से एल्ड्रिक के साथ ऐसा हो गया। घर पर जॉन मारियाना से माफी मांगता है कि मेरी वजह से, मेरे भाई की वजह से एल्ड्रिक के साथ इतना बुरा हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो मारियाना कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जॉन, तुमने तो एल्ड्रिक को उनसे बचाने की कोशिश की थी। एल्ड्रिक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन हर जगह उसको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। शुरू में तो तुमने भी उसको इसी नजरिए से देखा, लेकिन क्या तुम जानते हो एल्ड्रिक ने तुम्हें क्यों चुना? और यहाँ पर मारियाना जॉन को असली वजह बताती है। एल्ड्रिक एक रेसलिंग चैंपियन था और नेशनल टीम का हिस्सा बनकर खेलने का उसे मौका भी मिला था, लेकिन गोरों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि एक ब्लैक अमेरिकन इतने ऊंचे तख्ते पे पहुंचे। तो एक व्हाइट औरत ने एल्ड्रिक पे इल्जाम लगाया कि उसने मुझे असॉल्ट किया। दरअसल उस औरत को किसी और ने परेशान किया था, लेकिन उसका झूठा इल्जाम एल्ड्रिक पे लगाया गया और उसका गुनाह साबित तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एल्ड्रिक को कई महीने जेल की सजा काटनी पड़ी, क्योंकि इस देश में कानून के रखवाले हमेशा गोरों का पक्ष लेते हैं। कई महीनों के बाद असली गुनहगार पकड़ा भी गया। इस वजह से एल्ड्रिक जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन एक ब्लैक आदमी होकर एक व्हाइट औरत को असॉल्ट करने का जो इल्जाम था वो उसके सर लगा। लोगों की नजरों में वो कभी मिट नहीं पाया। एल्ड्रिक का रेसलिंग करियर हमेशा हमेशा के लिए दफना गया। और तो और दोस्तों, इंटेरोगेशन के नाम पर पुलिस ने एल्ड्रिक को जो मारा पीटा, उसकी वजह से एल्ड्रिक रेसलिंग करने के काबिल भी नहीं बचा। इतना ही नहीं, पुलिस के टॉर्चर से उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत चोट आई, इस हद तक कि वो कभी पिता भी नहीं बन सकता। ऐसे ट्रॉमा से एल्ड्रिक को बाहर निकालने में कई महीने लग गए।
लेकिन किसी भी हालत में मारियाना ने एल्ड्रिक का साथ नहीं छोड़ा। बहुत समय बाद दोनों ने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया, लेकिन तब एल्ड्रिक ने कहा कि एक नॉर्मल बच्चे को गोद लेने के बजाय हम एक ऐसे बच्चे को गोद लेंगे जो मेरी तरह इस समाज का ठुकराया हुआ हो और जिसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक सेकंड चांस की जरूरत हो। हम उसको वो सेकंड चांस देंगे। और एल्ड्रिक की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही इस कपल ने जॉन की मुश्किल बचपन, उसका परिवार, उसकी बुरी संगत, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसके स्ट्रगल्स, उसके कैरेक्टर, रेसिस्ट ख्याल, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल ली थी पहले। उसके बाद ही गोद लेने का फैसला किया क्योंकि वो जॉन के ख्यालात को बदलना चाहते थे। मारियाना बताती है कि हम तुम्हें एक सेकंड चांस देना चाहते थे बेटा, इसलिए तुम्हारी हर कड़वी बात को हमने सहन करना सीखा, क्योंकि हम जानते थे कि ये नफरत, ये रेसिज्म, ये ख्यालात, ये बचपन से तुम्हारे दिमाग में भरे पड़े हैं। तुम खुद से बुरे नहीं हो, इसीलिए हमने तुम्हें चुना। दोस्तों, ये सारी बातें जानकर जॉन बहुत ही इमोशनली टूट जाता है, क्योंकि उसको लगा कि उसकी लाइफ बुरी है, लेकिन एल्ड्रिक के स्ट्रगल्स को जानने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोता है कि इस अच्छे आदमी के साथ मैंने कितना बुरा सलूक किया। अगले सीन में जॉन अपना BMX बाइक वापस लेने के लिए लैरी और उसके गैंग के अड्डे पे जाता है, लेकिन उसे BMX बाइक लेते हुए देख लेते हैं वो लोग और कार में करते हैं उसको चेज। लेकिन जॉन अब तक BMX बाइक में काफी ट्रेन हो चुका था। पतली गली, नुक्कड़, बिल्डिंग्स, इस तरह एक भी जगह नहीं छोड़ता। हर जगह घुस कर बढ़िया तरीके से उस गैंग को परेशान करता है। उस गैंग का लीडर सीढ़ी के पास उसे पकड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जॉन बड़ी तेजी से आकर ऐसा स्टंट मारता है कि शायद सिर्फ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स ही ऐसा कर सकते हैं। दीवार पर BMX बाइक चढ़ाकर उन सभी को चौंका देता है और वो सभी दंग रह जाते हैं। खासकर लैरी को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये उसका छोटा भाई है जो BMX बाइक में इस कदर खतरनाक स्टंट्स कर रहा है। जॉन और भी कई सारे स्टंट सीखता है और हमेशा कोई ना कोई नया स्टंट प्रैक्टिस करता है। तो एक बार क्या होता है, स्कूल में लड़कों के बीच एक कंपटीशन होता है जिसमें सबसे तेज बाइक राइड करके सीढ़ियों पे 360 डिग्री रोटेशन करना था और जो करेगा वो जीत जाएगा। जॉन को जो लड़के बुली करते थे वो कहते हैं कि ये स्टंट नहीं कर पाएगा, लेकिन जॉन कहता है कि मैं करूंगा। पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जॉन कर पाएगा, लेकिन जॉन ऐसा स्टंट करता है ना कि उसको देखकर सारे लड़के दांतों तले उंगली दबा देते हैं। दोस्तों, जॉन का टैलेंट देखकर उन बुलीज में से एक लड़का जॉन का दोस्त बन जाता है। अब अगले सीन में एल्ड्रिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। जॉन बहुत इमोशनल होकर उसके गले लग जाता है। दोस्तों, एल्ड्रिक समझ जाता है कि मारियाना ने शायद जॉन को सब कुछ बता दिया, तो वो भी जॉन को हिम्मत देता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जॉन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी ओर शैरी ने जॉन का BMX बाइक स्टंट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। वो एक ही दिन में काफी वायरल हो जाता है। दोस्तों, वो जॉन को भी दिखाती है कि देखो देखो तुम कितने फेमस हो गए हो, और तो और वो उस वीडियो को स्कॉट नाम के BMX कोच को भी शेयर कर देती है। दरअसल स्कॉट ने कई BMX चैंपियंस को ट्रेन किया है और उसकी टीम में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है वैसे। पर जॉन की ये वीडियो देखने के बाद वो कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, मुझे यहाँ पे अपना कोई स्टंट दिखाओ तो फिर देखते हैं। जॉन कई सारे सुपर्ब स्टंट्स का प्रदर्शन करता है जिससे स्कॉट हो जाता है बहुत इंप्रेस। कहता है काम करो, कल से तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। और फिर क्या था, जॉन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक और ट्रेनिंग तो दूसरी ओर शैरी के साथ प्यार, आउटिंग, सब बढ़िया चलता है। एक दिन एल्ड्रिक लैरी को देखता है जो कि जॉन को ट्रेन होते हुए देख रहा होता है। वो लैरी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, उसे करने दो ना अपनी ट्रेनिंग, प्लीज उसकी लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन लगता है लैरी सुधर चुका है और अपने भाई की तरक्की देखकर वो खुश है। कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, उस दिन हमने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मेरा भाई लाइफ में आगे बढ़ रहा है और एक अच्छा परिवार में रह रहा है, यही मेरे लिए काफी है। दूसरी ओर स्कॉट अपनी टीम के बाइकर्स को बताता है कि कुछ ही दिनों में एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसके लिए हमारी टीम से 5 प्लेयर सिलेक्ट होंगे। हमें एक बड़ा स्पॉन्सर भी मिला है, तुम सभी को देना होगा अपना बेस्ट और सिलेक्ट होना है, अच्छे से परफॉर्म करना और ये मौका बेकार जाने मत देना। अब बेकार शब्द जॉन के कानों में बार बार गूंजता है, क्योंकि बचपन में जब भी जॉन का पापा उसे या उसकी माँ को मारता था तो यही कहता था तुम एकदम बेकार हो, बेकार हो। अब यहाँ सिलेक्शन के दौरान भी उसको अपने बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं और उसके भरे हुए घाव जैसे फिर खुल जाते हैं। दोस्तों, मतलब वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। स्कॉट कह देता है कि तुम्हें ये अचानक क्या हो गया, इस साल कुछ नहीं हो सकता, तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो घर आकर जॉन गुस्से में अपनी ड्राइंग्स फाड़ निकालता है। वो काफी परेशान होता है खुद से। तब एल्ड्रिक उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे लगता है ये चीजें नहीं हो पाएंगी, मैं भी अपने बाप की तरह बेकार ही रहूंगा। तो एल्ड्रिक कहता है कि तुम तो ऐसे डिप्रेस हो रहे हो जैसे कि कई बार हार चुके हो। बेटा, ये तुम्हारी पहली हार थी, इसमें सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हो गया, आगे तो कई सारे मौके मिलेंगे लाइफ में, वहाँ जरूर चैंपियन बनोगे तुम, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। वैसे एक चीज बताऊं, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? जॉन पूछता है कौन है, और फिर पता चलता है कि एल्ड्रिक लैरी को बुला लेकर आ गया था। तो जॉन भड़क उठता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए लैरी भाई, एक बार एल्ड्रिक को मौत के मुंह में भेजकर अच्छा नहीं लगा क्या तुमको कि दोबारा करने के लिए आ गए? तो एल्ड्रिक जॉन को शांत करता है। उसके बाद लैरी जॉन को एक टॉय देता है। जब जॉन छोटा सा था ना, तो इस टॉय को हमेशा साथ रखता था, मतलब रात को भी इससे लिपट कर सोता था। इस टॉय के साथ जॉन की कुछ अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको देने के लिए आया हुआ है लैरी। जॉन पूछता है कि हमारा घर तो जब्त हो गया था ना, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो लैरी कहता है मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, ये मुझे तुम्हारी याद दिलाता था
और मैं इस टॉय को तुम्हें देना चाहता था, लेकिन कई साल के बाद जब तुम पहली बार मिले तो झगड़ा हो गया। मैंने एल्ड्रिक पे हमला करके बहुत ही बुरा किया, उसके लिए मैंने माफी भी मांग ली है। तुम भी मुझे माफ कर दो ना। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। बचपन में तुम्हें जबरदस्ती उस गैंग में शामिल करवाया। तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र थी, लेकिन मैंने तुमसे बुरे बुरे काम करवाए। माफ कर दो भाई। जॉन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने और माँ ने मिलकर मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों भिजवाया? बताओ, माँ ने मुझे बचाया क्यों नहीं? पुलिस से ये क्यों कहा कि मैं बुरा हूँ, बुरी संगत में पड़ा हूँ, और तुमने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की? तब लैरी असली बात बताता है। जॉन ने अपने पिता पे चाकू से हमला किया था और इनकी माँ जानती थी कि इसके बाद इनके पिता जॉन के साथ जरूर कुछ बुरा करेगा या फिर उसकी जान ले लेता। इसीलिए अपने बेटे को अपने पति से बचाने के लिए उसने जॉन को अपने से दूर कर देना बेहतर समझा। तभी तो उसने पुलिस से झूठ कहा कि इसको घर से निकाल दीजिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाइए। उसने सोचा मेरा बेटा कहीं जाएगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा। अब लैरी कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे और माँ को यह फैसला लेना पड़ा भाई। मुझे और माँ को प्लीज गलत मत समझना। तो जॉन कहता है कि पापा कहाँ है इस समय? लैरी कहता है कि वो आदमी फिर कोई जुर्म करके जेल चला गया और उससे वैसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस गैंग से निकलने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी लाइफ सुधारना चाहता हूँ। अब मैं कभी उस गैंग के पास नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर जॉन बड़ा खुश होता है और इस तरह इतने साल के बाद दोनों भाई एक हो जाते हैं और फिर दोनों साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। लैरी कुछ नए नए स्टंट्स जॉन को सिखाता है। फिर जॉन उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे स्कॉट टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुए प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। जॉन तो वहाँ पे जाकर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंट्स करके दिखाता है। फिर स्कॉट से कहता है कि क्या मेरा टूर्नामेंट में जाने का कोई चांस है? तो स्कॉट दंग रह जाता है कि तुम कौन हो भाई जो इतने धमाकेदार स्टंट्स करते हो? वैसे उस दिन तुम्हें हो क्या गया था? उस दिन क्यों नहीं किया ये सब कुछ? तो जॉन कहता है छोड़िए ना सर, बस इतना बताइए कि मैं टूर्नामेंट के लिए सिलेक्टेड हूँ या नहीं। तो स्कॉट हंसता है कि हाँ बाबा, तुम्हें सिलेक्ट नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? कहकर वो अपने बाकी 5 प्लेयर्स के साथ छठे प्लेयर के तौर पर जॉन को भी सिलेक्ट कर देता है। जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और इस खुशखबरी को मारियाना और एल्ड्रिक के साथ शेयर करता है। वो दोनों भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच लैरी के उस गैंग को पता चल जाता है कि लैरी उनको छोड़ चुका है और अब वो उस ब्लैक अमेरिकन के घर में रहता है, ये भी पता चल चुका है। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो बनाते हैं खतरनाक प्लान। दूसरी ओर जॉन, एल्ड्रिक और लैरी तीनों मिलकर जॉन के बाइक को टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लैरी जॉन से कहता है कि भाई अच्छा परफॉर्म करना और मुझे विश्वास है कि तुम टूर्नामेंट जरूर जीतोगे। अब रात हो जाती है तो लैरी अपना स्केटबोर्ड लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो अपने गैंग को कार में जाते हुए देखता है। अब वो एल्ड्रिक के घर की ओर जा रहे थे। वो गैंग मतलब लैरी को शक हो जाता है कि पक्का ये कुछ उल्टा करने जा रहे हैं, कहीं ये एल्ड्रिक पे हमला ना कर दे। इसीलिए वो वापस एल्ड्रिक के घर की ओर आता है। दरअसल दोस्तों, वो एल्ड्रिक के घर में पेट्रोल बम फेंकने और पूरे घर को उड़ाने के प्लान को बनाकर आए थे वो गैंग। लेकिन इससे पहले कि वो फेंकते, लैरी उन्हें रोक लेता है। इस बात पर उनके बीच लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर वो सभी मिलकर लैरी को पीट भी देते हैं। तभी आवाज को सुनकर जॉन और एल्ड्रिक बाहर आते हैं और लैरी को मार खाते देखकर एल्ड्रिक से रहा नहीं जाता। अब वो एक रेसलर था, मैंने कहा था ना पहले, तो वो उन लड़कों को बढ़िया पंच करता है। इसी बीच जॉन एक बेसबॉल बैट से उन पे हमला करने आ जाते हैं और जैसे तैसे दोनों मिलकर उस गैंग को भगा देते हैं। फिर लैरी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है, वहाँ उसका इलाज होता है। लैरी कहता है कि देखो, अब जब वो लोग घर तक आकर हमला करने लगे हैं तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैंने उनके साथ मिलकर जो जो क्राइम्स किए हैं वो सब मैं कबूल कर लूंगा और पुलिस में सरेंडर हो जाऊंगा। फिर मेरे साथ उनको भी जेल हो जाएगी और तब तुम्हें और एल्ड्रिक को कोई परेशान नहीं करेगा भाई। अगले सीन में एल्ड्रिक जॉन के साथ स्कॉट से मिलता है और पूछता है कि मेरा बेटा परफॉर्म कैसे कर रहा है। स्कॉट कहता है कि मेरी टीम का बेस्ट प्लेयर है वो, लेकिन और भी कई टीम्स आएंगी तो देखते हैं क्या होता है। फिर एल्ड्रिक जॉन को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ मारियाना, शेरी और उस रिहेबिलिटेशन सेंटर की इंचार्ज तीनों बैठी होती है। दरअसल दोस्तों, ये एल्ड्रिक और मारियाना का प्लान था, क्योंकि जॉन को लीगली अडॉप्ट करने के लिए इन्हें 1 साल का वक्त दिया गया था और उसके अंदर वो डिसाइड करेंगे कि अब जॉन को परमानेंट रहना है कि नहीं। पर 1 साल होने से पहले ही इन्होंने फैसला कर लिया है कि जॉन को वो परमानेंट रखेंगे। इसीलिए इन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर की इंचार्ज को कागजात लाने को कह दिया था ताकि लीगली वो जॉन के पेरेंट्स बन जाए। और वो जॉन को एक तरफ से सरप्राइज करना चाहते थे, इसीलिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ से उस नेशनल टूर्नामेंट को दिखाते हैं। टूर्नामेंट को लाइव देखने वाले लोग कम हैं, लेकिन इसका लाइव टेलीकास्ट कई लोग देख रहे होते हैं। हॉस्पिटल से तो लैरी भी देख रहा होता है। एक्चुअली इस टूर्नामेंट के पिछले साल का चैंपियन है ना, उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं इस बार भी जीतूंगा। हालांकि इस बार कई नए नए टैलेंट्स आए होते हैं। टूर्नामेंट शुरू होता है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से कई लोग बढ़िया बढ़िया स्टंट्स करते हैं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते पर। और जॉन का तो ये पहला टूर्नामेंट है, लेकिन उसके कुछ स्टंट्स को देखकर तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी दंग रह जाते हैं कि वाह। पहले ही राउंड में टॉप 5 प्लेयर्स में से जॉन दूसरे नंबर पे होता है। लैरी हॉस्पिटल से उसको चेयर करने आ जाता है। दूसरे राउंड में पहला वाला प्लेयर बढ़िया स्टंट्स करता है दोस्तों, लेकिन इस राउंड में तो जॉन ऐसे ऐसे स्किल्स का प्रदर्शन करता है कि जजेस को बड़ी खुशी होती है। वो अलग ही इंप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि 360 डिग्री रोटेशन, डबल फ्लिप। इन स्टंट्स की बदौलत जॉन का स्कोर पहले वाले प्लेयर से काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन थर्ड राउंड में क्या होता है कि जॉन फिसल कर गिर जाता है, उसके कंधे में थोड़ा सा इंजरी हो जाती है। स्कॉट और एल्ड्रिक पूछते हैं क्या तुम आगे कर पाओगे राइड या फिर आराम करना चाहते हो? तो जॉन कहता है मुझे दर्द तो बहुत हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं टूर्नामेंट में आगे जा पाऊंगा। लेकिन तब अनाउंस किया जाता है कि BMX बाइक टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले प्लेयर्स के स्कोर सेम है। ये एक टाई सिचुएशन है, तो अब इन दोनों के
के बीच कंपटीशन होगा और अगर जॉन राइड नहीं कर पाया तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा वाला जीत जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट कहती है कि हमें जॉन को इमरजेंसी रूम में लेके जाना होगा, ये बिल्कुल भी राइड नहीं कर सकता। लेकिन एल्ड्रिक कहता है कि मैं एक रेसलर रह चुका हूँ और इस तरह की इंजरी को ठीक करना मुझे आता है। तो वो ना जॉन के हाथ पकड़ता है और कहता है कि देख बेटा, मैं जो करने जा रहा हूँ ना उससे दर्द तो होगा, ये तो पक्का है, लेकिन तुम एक स्पोर्ट्समैन हो, दर्द सहना तुम्हें आना चाहिए। बोलो मंजूर है? तो जॉन कहता है ठीक है, और अब एल्ड्रिक उसके कंधे पे हाथ रखकर एक खास पोजीशन में प्रेशर डालता है। हड्डियों से कड़क आवाज आती है। लगता है जॉन का बोन डिसलोकेट हो गया था, लेकिन एल्ड्रिक ने उसको ठीक कर दिया है दोस्तों। एल्ड्रिक कहता है देखो देखो देखो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, जाओ जाकर जीत कर आओ, ऑल दी बेस्ट। तो होता है फाइनल राउंड। जॉन का कॉम्पिटिटर राइड करना शुरू करता है और काफी हाइट में जाकर एक बढ़िया रोटेशन करके नीचे लैंड करता है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि इससे बेहतर स्टंट तो क्या ही कोई कर पाएगा, नो चांस। फिर जॉन की बारी आती है। वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ पल खड़ा रहता है, अपनी लाइफ में अभी तक हुई सारी घटनाओं को याद करता है, हर उस पल को याद करता है जब उसको लगा कि मेरी लाइफ बर्बाद है। लेकिन फिर उम्मीद की किरण बनकर उसकी लाइफ में आए एल्ड्रिक और मारियाना। अपने लिए ना सही, एल्ड्रिक और मारियाना के लिए उसे खुद को साबित करना है। एल्ड्रिक का रेसलिंग नेशनल चैंपियन बनने का सपना जो पूरा नहीं हो सका, उसकी खातिर तो जॉन को यह टूर्नामेंट जीतना ही है। ये सारी बातें वो अपने लिए मोटिवेट करने के लिए सोचता है कि मुझे खुद पे शक नहीं करना है, खुद पे विश्वास रखना है, क्योंकि मुझ पे एल्ड्रिक, मारियाना और लैरी का इतना विश्वास जो है, इस जीत के जरिए मुझे एल्ड्रिक को प्राउड फील कराना है। इस तरह मोटिवेशन खुद को देता है वो। आखिर में दोस्तों वो अपना राइड शुरू करता है। एक बार लैरी ने जॉन को एक रोटेशन ट्रिक सिखाई थी, जिसे जॉन अब करके दिखाता है। हवा में उड़कर वो बाइक को कई रोटेशन मारता है, लेकिन एक फ्लिप के बजाय डबल फ्लिप करके सभी को आश्चर्य कर देता है। पहले प्लेयर ने सिर्फ एक फ्लिप किया था, फिर क्या था दोस्तों, जॉन को कर दिया जाता है विनर घोषित। एल्ड्रिक, मारियाना और शैरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। हॉस्पिटल में पड़ा लैरी बहुत ही प्राउड फील करता है और इमोशनल हो जाता है कि आखिर मेरे भाई को जीत मिल ही गई, टूर्नामेंट में भी और लाइफ में भी। अगले सीन में जॉन अपनी माँ की कब्र पे जाता है। वो पहली बार यहाँ आ रहा है दोस्तों। कई साल से वो अपने मन में नफरत लिए घूम रहा था, क्योंकि उसको गुस्सा था ना कि मेरी माँ ने मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया था, पर सच्चाई उसको नहीं पता थी उस समय। लेकिन अब असलियत को जानने के बाद उसे समझ में आ गया कि मेरी माँ सही थी। उनकी कब्र पर वो फूल रखकर उठता है और यहाँ पर रियल लाइफ जॉन को दिखाते हैं, जो कि कई सारे टूर्नामेंट्स जीतने के बाद BMX टूर्नामेंट्स में एक लेजेंड के रूप में जाना जाने लगा है। इतना ही नहीं, उसने कई जगह जाकर एडॉप्शन की अहमियत के बारे में अवेयरनेस कैंपेन भी किया। उसके हिसाब से हर बच्चे को एक अच्छी लाइफ जीने का सेकंड चांस मिलना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, रियल लाइफ जॉन के साथ रियल लाइफ एल्ड्रिक और मारियाना, और इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें। मजेदार थी ना? देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।